जब मैंने इस फील्ड में पैर रखा था, सारे फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने फादर को बोला था कि इसको इस फील्ड में मत डालो, ये बाहर चला जाएगा। स्लोली मैं एचआर का आदमी बन गया दूरदर्शन के लिए। मतलब इंजीनियरिंग साइड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, देन बिकमिंग एचआर हेड। होता क्या है, लीडरशिप के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, ये मेरी सीट ना ले। आई फील मोर हैप्पी इफ समबडी इज रेडी टू टेक माई सीट। जितने ज्यादा करियर देखेंगे, जितने ज्यादा आप डिफरेंट फील्ड्स में काम करेंगे, आप उतना ज्यादा लर्न करेंगे। मेरे जीवन का मंत्र ये रहा है कि अपने पैशन को कभी मरने मत दो। इफ योर पैशन इज सिटिंग देयर, सोचो मत, कर दो। So thank you everyone for joining us on Leadership Lounge. In last few years, we have been running communities wherein that we have met a lot of people, wherein that they have shared their stories about how they have achieved what they have achieved in their life. We thought to bring this onto the larger audience and also help others what all it takes to become a leader. So this is a platform for all the communities, all the people, all the leaders to come here to share their journeys, motivate others, and bring that collaboration or bring that journey or share their journey together. In today's episode, we are going to bring two exception leaders, Mr. Sunil Sharma and Mr. Arun Goyal. मैं इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं मिस्टर अरुण गोयल। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और जब भी आपसे मिलते हैं तो एक अलग प्रकार की मोटिवेशन, एक अलग इंस्पिरेशन आपसे मिलती है। अरुण जी ने 35 प्लस ईयर्स जो हैं इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं। किस प्रकार का आपका बचपन रहा जिसने आपको एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में लैंड कराया? तो थोड़ा बताइए उस बारे में। Thank you, Sunil ji. Thank you so much. I'm so excited sitting with you and addressing to all the people, those who are watching us. बचपन में मैं थोड़ा सा काफ़ी एक्टिव था। मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे रहता था हमेशा। ऑल थ्रू द स्कूलिंग मैं मॉनिटर रहा क्लास का। क्रिएटिविटी मेरे में अंदर बहुत ज़्यादा थी। मैं कॉलेज टाइम तक ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर फर्स्ट आता रहा। वाह, क्या रोटरी बात है। क्लब, इवन मैंने शंकर्स इंटरनेशनल के अंदर 3rd प्राइज जीता फैंटास्टिक। आर्ट्स में? आर्ट्स में। अरे वाह। सो स्कूल में क्रिकेट, फुटबॉल, एक बार फुटबॉल में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी था। मॉनिटर भी रहा मैं स्कूल का शुरू से क्लास में। तो इस तरह से बचपन निकलता रहा। बिट्स पिलानी में आपने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद में आप एक उस समय की बात अगर मैं करूं 1987 में, जहां तक मेरी रिसर्च वर्क है उसके हिसाब से आप एक ऐसे कॉलेज में आए और वहां से आपने एक ऐसा प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया जो उस समय उत्कृष्ट था, मतलब सर्वोच्च था। अगर हम देखें तो हम लोग तो, हमारा बचपन ही मतलब दूरदर्शन को देख करके बड़ा हुआ है और हम जी। उसी से निकले। तो आपका कैसा अनुभव था वहाँ दूरदर्शन में? दूरदर्शन में जब मैंने करियर स्टार्ट किया, इंसिडेंटली हमारे पूरे इंजीनियरिंग बैच में जो मैं इंटरव्यू के लिए, नॉट इंटरव्यू के लिए, जब मैं ज्वाइन करने गया दूरदर्शन में, तो इंजीनियरिंग चीफ से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने हमें बुलाया और सारे जो डायरेक्टर्स थे उनसे मेरा इंट्रोडक्शन कराया। तो आई वाज लिटिल बिट नर्वस, लेकिन ही इंट्रोड्यूस मी दैट वी गॉट अ वन आईटी चैप इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर चैप, क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कोई आता ही नहीं था। एंड इंसिडेंटली वी गॉट दैट टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बिकॉज कोई करता ही नहीं था उसको। कोई करता ही नहीं था। तो और हालांकि एक इसके पीछे भी आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने इस फील्ड में पैर रखा था, तो सारे फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने फादर को बोला था कि इसको इस फील्ड में मत डालो, ये अकेला लड़का है, ये बाहर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कंप्यूटर साइंस का तो इंडिया में कुछ स्कोप नहीं था, ही बाहर स्कोप सारा था हाँ, इसमें। उस टाइम था ही नहीं। तो खैर एनी हाउ, इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। और मुझे उस टाइम इंजीनियरिंग चीफ ने वहाँ पे उस टाइम हमारे चला करते थे ईडीपी सेल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मुझे डाला। और मुझे उस टाइम उन्होंने जो हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और जो सिलेक्शन होते थे दूरदर्शन के इंजीनियर्स के, उसको कंप्यूटराइज करने के लिए उन्होंने मुझे टास्क दिया। अच्छा। बिकॉज आई वॉज इन टू द नॉर्थ जोन, तो उसको हमने पूरा कंप्यूटराइज किया। सारे हजारों एप्लीकेशंस आती थी, उसमें डिफरेंट कैटेगराइजेशन होता था, जनरल, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, इस तरह से कैटेगराइजेशन होता था। एज होती थी, क्वालिफिकेशन होती थी, फिर उनको सबको सेग्रीगेट करना एप्लीकेशंस को। वो बहुत टीडियस जॉब था अगर हम मैनुअली करते तो। तो उसको हमने जब कंप्यूटराइज किया, तो धीरे धीरे मैं
ईडीपी सेल से एचआर की तरफ इंक्लाइंड होता चला गया हम्म। और स्लोली बाय वर्च्यू ऑफ द वर्किंग मैं एचआर का आदमी बन गया दूरदर्शन के लिए। अरे वाह, मतलब इंजीनियरिंग साइड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और देन बिकमिंग एचआर हेड विद Yeah. दूरदर्शन। So because I was working, I was computerizing and automating the whole HR process there. Oh, HR systems. So I was involved into that, and then I became a branded person that he is the HR guy okay. because I knew the whole process because the all applications were developed by me. So slowly हम HR के आदमी बन गए। फिर बीच में मैंने कैरियर चेंज करने के लिए वहाँ पे कोशिश भी किया क्योंकि मुझे बड़ा मोनोटोनस सा जॉब लगता था एचआर का। आपने वहाँ 13 साल काम किया। मैं मतलब लेकिन मैं तो मुझे शुरू में 4-5 साल 2-3 साल में ही बोर होने लगे थे। तो मैंने फिर 93 के आसपास दूरदर्शन स्टूडियो के अंदर ट्रांसफ़र करवाया मेरा। सो दूरदर्शन स्टूडियो के अंदर हमने एडिटिंग सीखी वहाँ पे, लाइटिंग और सब साउंड इंजीनियरिंग, लाइटिंग, कैमरा, एडिटिंग, स्लो मोशन एडिटिंग। उस टाइम हमारे टाइम पे होते थे BCN, बीटा कैम वगैरह। तो ये सब हम लोगों ने उस टाइम किया, बहुत एक्साइटिंग लगता था उस टाइम रिकॉर्डिंग करना। ओबी वेंस के अंदर हमने रिकॉर्डिंग की लाइव, रवि शास्त्री, कृष्णमाचारी, श्रीकांत के साथ में बैठ के मैंने स्लो मोशन किया, वर्ड टेल के साथ में। क्या बात है। लाइव क्रिकेट मैचेस। आप दूरदर्शन में काम करने के बाद में आपका विचार कि कोई आदमी एक इतनी स्टेबल सिक्योर्ड जॉब कर रहा है, आज देखिए आज की ऑडियंस में मैं देखता हूं और उनको प्रश्न ये आता है कि वो चेंज की जब बात आती है तो एकदम से एक फियर फैक्टर होता है। फियर फैक्टर इस बात का कि मेरी ऑडियंस जो मुझे सुन रही है और देख रही है वो बोलते हैं कि सर EMI है हमारी घर की, हमारी कार की EMI है, और देन अब हम चेंज करेंगे, वहां जाके हम सेट होंगे या नहीं होंगे। तो उसमें आपने कैसे क्या आपको ये परेशानियां नहीं आई थी? पता नहीं सुनील जी, मतलब भाई नेचर इस तरह का है या क्या है, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं। कोई भी दिमाग में विचार आया, कोई डिसीजन आया तो मैंने उसको कर दिया। अच्छा। चाहे, और मैंने अपने करियर के अंदर ऑल थ्रू लाइफ मेरे चेंजेस बहुत 90 डिग्री पे हुए। मैं HR में था, कंप्यूटर सेल में था और HR के काम कर रहा था। एक दिन वन फाइन डे मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मेरे को तो स्टूडियो में काम करना है क्योंकि वो ज़्यादा लुक्रेटिव लगता था, ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था। आई गॉट माई सेल्फ ट्रांसफर टू जयपुर। ओके। जयपुर स्टूडियो में काम किया, वहाँ पे OB1 में काम करने का मौका मिला। बहुत एक्साइटिंग लगता था OB1 में लाइव क्रिकेट मैचेस वगैरह रिकॉर्ड करना, उनको एडिट करना, स्लो मोशन पे एडिटिंग करना, बड़ा अच्छा लगता था। फिर हमारा ट्रांसफ़र वापस दिल्ली हो गया क्योंकि दिल्ली में हमको जिस सेल में रखा हुआ था उसी में ही हमको दोबारा चाहते थे, वहाँ रख लिया। इंसिडेंटली मेरे को TV टावर पीतमपुरा में पोस्टिंग कर दिया। अच्छा। और उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे एक अर्थ स्टेशन था जी, विच वॉज कंप्यूटराइज्ड। तो क्योंकि हम ब्रांडेड कंप्यूटर एक्सपर्ट होते थे वहाँ पे, अंधों में काना राजा। वो एक हो जाता है ना कई बार कि भाई ये आदमी का एक्सपर्टीज है, इनको भेजो। तो उसको वहाँ पे एक हमारा सैटेलाइट अपलिंकिंग स्टेशन था, वो कंप्यूटर से चलता था। जी जी। सारी प्रोग्रामिंग थी, तो उसमें जो हमारी सैटेलाइट होती है, तो जो डिश है वो ऑटोमेटिकली एजमिथ और एलिवेशन पे घूम जाती थी, क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के जियो स्टेशनरी होता है, लेकिन वो अर्थ के मूवमेंट के साथ में घूमता रहता है, थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है। जी जी। तो जब वो शिफ्ट होता है तो आपकी जो डिश होती है, जो सिग्नल ऊपर भेज रही होती है, उससे जो डाउनलिंक सिग्नल होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि सैटेलाइट उस लोकेशन पे है ही नहीं। तो अब क्या होता है कि वो डिश को उस सैटेलाइट के फेस की तरफ ओरिएंट करना होता है, तो वो कंप्यूटर से वो उसके सिग्नल ऊपर जाते हैं और उसके एजिमुथ और एलिवेशन लेके आते हैं, और उसके ऊपर फिर वो डिश मोटराइज होती है और वो घूमती है। क्योंकि उसके अंदर इतना सा पार्ट कंप्यूटर का था, तो हमें वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया। अच्छा, इस वजह से आपका वहाँ पोस्टिंग हो गया? जी, तो वहाँ पे रहे, लेकिन बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे सीखा, लेकिन बैक अगेन हमें मंडिया उसमें पोस्ट कर दिया गया। वहाँ पे फिर हम HR में ट्रांसफर पोस्टिंग देखे, फिर HR में आ गए। तो मेरा प्रश्न वहाँ आता है कि आपने फिर दूरदर्शन इतना स्टेबल जॉब, मतलब और 13 इयर्स आपने काम किया, वो कहाँ से बदला, वो कैसे चेंज आया? ये ऐसा था कि मैं शुरू से थोड़ा सा मेरे दिल में था कि मैं फौज में जाऊँ, आर्मी में जाऊँ। मैंने कई बार ट्राई भी किया, लेकिन इंसिडेंटली डेस्टिनी मेरे को इंजीनियरिंग साइड ले जा रही थी, कंप्यूटर साइंस की तरफ ले जा रही थी।
वन ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू मेरे को आज भी याद है, जब इंटरव्यू मेरे को वहाँ पूछा गया था कि इफ़ यू डोंट गेट सेलेक्ट इनटू द आर्मी व्हाट विल यू डू? आई सेड आई विल बी अ कंप्यूटर इंजीनियर. आई थिंक दैट वाज द रीजन आई गॉट रिजेक्टेड, ओह ओके. because I should not have told that thing. But anyhow, so that was the basic. I spoke my heart there, and I became the computer engineer. So one fine day, I came across the vacancy from CBI on the employment news, and I applied for that. आप एक सीबीआई में आप ज्वाइन करते हैं और उनका साइबर सेल आपने मतलब एस्टैब्लिश किया. Yeah. One of the cyber cell which you established, rather cyber forensic lab Yeah. which जो आपने establish करी. तो वहाँ आपने करीबन मुझे लगता है 8 साल आपने बिताए. जी. तो क्या मैसेज अगर हम ऑडियंस से मुखातिब हों तो उनके लिए क्या मैसेजिंग है कि पहले दूरदर्शन में, अभी सीबीआई में, एंड देन अगेन चेंज टू ए डिफरेंट इंडस्ट्री, टू ए डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट इंडस्ट्री. वो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए प्लीज. सुनील जी, मेरे जीवन का मंत्र ये रहा है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए और आपको फैसिनेट करे दिल से, इमोशनली और पैशनेटली, इफ योर पैशन इज सिटिंग देयर, डोंट थिंक, जस्ट डू इट. सोचो मत, कर दो. सोचो मत, क्योंकि अगर कर आप दो, सोचोगे तो तो कर आप कर नहीं पाओगे. क्योंकि होता क्या है कि हम सोचने जब लग जाते हैं तो हम कर नहीं पाते. ये बात तो ये एक मंत्र रखा मैंने अपनी जिंदगी का. मंत्र क्या रखा, मतलब होता ही रहा, कभी सोचा नहीं, आगे बढ़ते रहे. जैसे कहते भी हैं, जब आप एक किसी रेस में भाग रहे होते हैं ना, तो आपको केवल लक्ष्य देखना पड़ता है. आप कभी पीछे मुड़ के ना देखें कि आपके पीछे कितने रह गए और पीछे कौन आगे निकल. तो ये आपके कैरियर में अभी मैं देखता हूं कि आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जब आप अब तो आप आए हैं, लेकिन आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत पहले स्विच किया था जी. और आप सडनली एक इंफ्रा पर्सन से, जी. एक आईटी इंफ्रा पर्सन से यू बिकेम द प्रॉफिट सेंटर हेड. जी. तो ये डिसीजन, बिकॉज बहुत सारे सीआईओ आज की तारीख में मैं जिनसे इंटरेक्ट करता हूं, मैं ये पाता हूं कि जब उनसे फाइनेंस या पीएनएल की बात होती है तो वहां पे थोड़ा सा मतलब वो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं. तो ये इसके बारे में आपका क्या सर, इसका point क्रेडिट of मैं view दो है? चीज़ों को देना चाहता हूँ. एक तो आई डिड माई मैनेजमेंट डिग्री फ्रॉम IIM कैलकाटा. IIM कैलकाटा इज नोन फॉर द फाइनेंस. बिल्कुल बिल्कुल. सो मेरी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिटिल नॉलेज है वो वहाँ से आई, which made me enable to evaluate बैलेंस शीट एंड P&L. फिर दूसरा, I would say I am few of fortunates जी. who got the opportunity to work into various functions. As you rightly said that in corporate also, when we review the CVs, we see that how much exposure a candidate got in past. Based upon that, he'll be more mature and will be able to deliver more. Same thing happened with me, because मैंने various organizations में, various capacity में, various different areas में काम किया. उससे experience and personality different बनती चली गई. तो जब मैं कॉर्पोरेट में आया तो कॉर्पोरेट में भी आई एंटर्ड एज ए IT डायरेक्टर ओनली, बट स्लोली मेरे को डिफरेंट फंक्शंस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐड होते रहे, एंड आई रोज अप टू द ऑपरेशनल हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड व्हेन आई समहाउ, मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि इट इज़ इन माई नेचर कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद में आई फील सैचुरेटेड. हाँ, कि इसके बाद में क्या. करेक्ट. अब आप इसके बाद में नेक्स्ट, अब आप जब मैं सारा ऑपरेशन देख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, तो आई शुड बिकम द CEO. करेक्ट. तो वन अपॉर्चुनिटी केम इन माई वे, एंड अगेन आई डिडंट थिंक ट्वाइस, आई जंप्ड. एंड देयर ऑल्सो आई स्टार्टेड लर्निंग how businesses gets learned, how nitty-gritty of the P&L should be looked into it. How do you optimize your bottom line? How do you improve your EBITDA? How do you see that how to improve the PAT? All those things when you started looking into it. So my take with my experience is, whatever you do in your life, you should get into the nitty-gritty. First you evaluate what you are doing and how to do it. If you get there, you don't think past, you don't think future, you get passionately involved into what you are doing. आप मतलब देखता हूं कि आप सडनली दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं और सडनली आपने डिसाइड किया कि नाउ आई एम गोइंग टू जॉइन ए कंपनी,
a healthcare industry or a hospital Yeah. which you are going to be running as a CEO and that too in Patna. Yeah. वो बैग उठा के आप पटना फिर चले गए. Yeah. तो ये मतलब हम तो 5 दिन 4 दिन अगर ट्रिप पे चले जाते हैं तो घर में बोलते हैं आपने सराय समझी है क्या? Family never came in the way of my career. Rather, I got the support from the family. So that was a main thing, that I could get that much of success into respective roles. And that was the major reason that I switched to the Patna, from Delhi to Patna. So that's how I got success there, and I was fortunate also to get good bosses out there. My chairmans in the respective organizations or managing directors were very supportive, and they became my teacher and my mentors, and I kept learning. So मैं तो ऐसा समझता हूँ, आई थिंक जो हमारी जो ऑडियंस जो सुन रही है और देख रही है, पहली बात तो अरुण जी ने जो बहुत अच्छी बात कही वो ये कहा कि भाई फियर जो है ना वो कहीं ना कहीं उसका फुल फॉर्म फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल. नहीं सर, उसमें मैं एक बात बताऊं आपको, विच इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस ओनली. व्हेन यू स्विच करियर सो drastically, यस. so you land up in a barren land. So you have forced to learn. So you have got a force to learn. हाँ. So जब दूरदर्शन में मैं एक EDP सेल में था, तो वो तो मेरा फील्ड ही था, तो उसमें तो मैंने कुछ किया, तो आई डिड नथिंग. बट जब HR लर्न किया तो आपको HR प्रैक्टिसेस पढ़नी पड़ी. जी जी जी. फिर जब आप स्टूडियो में गए तो आपको स्टूडियो की टेक्निकलिटी पढ़नी पड़ी, समझनी पड़ी. फिर जब आप अर्थ स्टेशन पे गए तो आपको उसकी लर्निंग समझनी पड़ी. फिर आप जब CBI में गए तो आपको वहाँ की निटिग्रिटी समझनी पड़ी. CBI में हम लोगों ने 70 ब्रांचेस थी, तो वहाँ पे उनके सारे जो केसेस थे, CBI की पूरी फंक्शनिंग को कंप्यूटराइज किया. तो वहाँ पे हमने जब फंक्शनिंग को कंप्यूटराइज किया, जब तक आप कोडिंग में जब पूरी प्रोसेस को समझ नहीं लेते तब तक आप उसको कंप्यूटराइज कर ही नहीं सकते. सेम चीज जब आप हेल्थ केयर में आए, आप जब तक हेल्थ केयर की निटिग्रिटी नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा. आप कैसे PNL चलाओगे? आप कैसे आप हॉस्पिटल चलाओगे अगर आपको हॉस्पिटल में यही नहीं पता कि कितनी स्पेशलिटी है, कैसे चलानी है, कैसे पेशेंट लेना है, कैसे पेशेंट की केयर करनी है, क्या क्या उसके लिए चीज चाहिए. तो जब तक आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप एक अच्छी डिश नहीं बना सकते. हाँ, रेसिपी मतलब रेसिपी जब तक नहीं मालूम हो तो एक अच्छी डिश जो है नहीं बन सकती. उसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है, आपको केवल लर्निंग करने की जरूरत है. तो सीक्रेट सॉस आपका यही रहा है कि कीप लर्निंग और कीप पुटिंग योरसेल्फ इनटू एन एनवायरनमेंट व्हिच इज एवर चेंजिंग, व्हिच यू डोंट नो. हाँ, व्हिच यू डोंट नो. सो ऑटोमेटिकली आई मीन यू आर फोर्स्ड टू लर्न. आज की जो जनरेशन है उसके सामने ये प्रश्न बहुत आता है कि साहब आपने तो बहुत आराम से उस बात को कर दिया, बोले भाई हमारी तो फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी. बट आज की जो जनरेशन्स हैं उसमें डिमांड है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति. तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप डिमांड की बात ना करके आप बोल रहे हैं समर्पण है. माने जो लव का जो दूसरा जो बताना चाह रहे हैं डेफिनेशन, वो ऐसा मुझे लग रहा है, आप थोड़ा बताएंगे कि लव की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि मी. लव की डेफिनेशन है गिव टू यू. सर लर्निंग जितने, जैसे आप देखेंगे कि जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो जितने नए लोगों से मिलते हैं वो ज़्यादा हम और आपसे ज़्यादा जान पाते हैं चीज़ों को. इसी तरह से अगर आप करियर की बात कर रहे हैं, अगर आप जितने ज़्यादा करियर देखेंगे, जितने ज़्यादा आप डिफरेंट फील्ड्स में काम करेंगे जी, आप उतना ज़्यादा लर्न करेंगे. इसी तरह से जितना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा आप उतना ही ज़्यादा सीखते जाएंगे जी. जो बात आपने सक्सेस की बात की कलीग्स के साथ में, दैट्स अ पार्ट ऑफ लीडरशिप. जी जी. लीडरशिप स्किल में मैंने अपनी लाइफ में एक सिद्धांत ये रखा कि जो भी मेरे कलीग्स होते हैं मैं उनको अपने लेवल पे चाहता हूँ, और मैं उनको डे 1 से कहता हूँ कि कल को तुम्हें मेरी सीट पे बैठना है जी. सो मेंटरिंग एस्पेक्ट होता क्या है, लीडरशिप के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है. हाँ, लोग ये सोचते हैं कि अगर ये मेरी सीट ना ले ले, ये मेरी सीट ना ले ले जी. I feel more happy if somebody is ready to take my seat. Fantastic. So I'll move to the next. Yeah. अगर कोई मेरी सीट ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है. मैं जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कोई मेरी सीट ना ले ले. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. तो ये चीज आपको हमेशा रखनी चाहिए अपने कलीग्स के साथ काम करते हुए. तो आप जितना ज्यादा उनको बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप उनको अपलिफ्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप उनको एक्सपोजर देंगे, जितना ज्यादा आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे टू बिकम अ लीडर. फैंटास्टिक. सो
मेरा जिंदगी में ये रहा है कि कोई भी काम अगर होता है तो आई प्रेफर कि मेरा जो कलीग है वो उसका क्रेडिट ले और वो एक्सप्लेन करे कि हाउ ही डिड, रादर देन मैं जाके बोलूं कि ये मैंने करवाया है या मैंने किया है. सो दैट इज नॉट आई एम. तो उससे क्या होता है कि आप अपने नीचे वाले को ऊपर बढ़ा रहे होते हो तो आप अपने आप बढ़ जाते हो. सीबीआई में मेरे बॉस थे, तो मैं उनको एक बार कंप्लेंट लेके गया कि सर ये मेरा बंदा है, इसको सर मेरी टीम में चेंज करिए जी. क्योंकि इसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आई वांट टू चेंज हिम. जी, जी. तो उन्होंने मेरे को कहा कि अरुण तुम्हारी टीम में आउटस्टैंडिंग कितने लोग हैं? हुँ. मैं कहा सर कुछ है. बोले बाकी? मैंने कहा वेरी गुड है. और? मैंने कहा सर कुछ गुड भी हैं. बोले हुँ. और? मैंने कहा सर अभी एग्जांपल तो दिया, इस तरह के भी हैं जिनको हमको टीम में नहीं चाहिए. जी. और बोले अगर मैं सीआर लिखना चाहूँ तो तुम क्या चाहोगे? हुँ. एक सेकंड के लिए तो मैं चुप था, लेकिन मैंने बोला कि सर ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग. तो उन्होंने कहा कि अगर आउटस्टैंडिंग ही सारे टीम में होंगे फिर तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? करेक्ट है. बहुत अच्छी बात कही. तो उस दिन से मैंने लर्न किया कि परफॉर्मर से तो सभी परफॉर्म करवा लेंगे, हाँ, नॉन परफॉर्मर से अगर आपने परफॉर्म परफॉर्म किया करवाते तो हैं. यू बिकम आउटस्टैंडिंग. ये बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है. बहुत तो अच्छा एग्जांपल है. उस दिन से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि कभी भी किसी को ये मत सोच के टीम से निकालना कि वो परफॉर्म नहीं करता. बहुत दिस अच्छी इज बात योर है. फेलियर. अब मैं थोड़ा-सा टॉपिक को टेक्नोलॉजी की तरफ चेंज करना जी. चाहता हूँ और मैं आपसे ये एक हमारा प्रश्न इस तरफ रहेगा कि आप आज एक बहुत बड़े रेपुटेड गंगाराम हॉस्पिटल के सीईओ हैं, तो किस-किस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं? मेरा ये प्रश्न, इंफ्रा तो एक आपका बहुत बड़ा एरिया है क्योंकि हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर से लेकर के इतने स्कैनर्स, इतनी मशीन्स हैं, इतना डिप्लॉयमेंट है और आजकल ज़माना उसी का है क्योंकि हर आदमी को रिजल्ट सेकंड्स में चाहिए. जी. बट मैं इसको थोड़ा-सा नैरो डाउन करना चाहता हूँ और साइबर सिक्योरिटी की तरफ मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या-क्या इंफ्रा आपके पास में है और किस तरीके से आपने जो था उसको आप चेंज कर रहे हैं और आपका मतलब अगर मान लीजिए इस पॉडकास्ट को आई एम श्योर बहुत सारे लोग और भी सुन रहे होंगे, आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं, तो किस तरीके से एक साइबर रेजिलियंस की तरफ काम किया जाए? आपका उसमें कुछ ओपिनियन बताइए आपका. सर जब मैंने गंगाराम ज्वाइन किया तो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द साइबर सिक्योरिटी मेजर्स ऑलरेडी इन प्लेस और व्हाट इज मिसिंग, एंड आई इवेल्युएटेड द होल एनवायरनमेंट that how to make sure all the cyber security measures are taken care of. And दूसरा मेरे अंदर एक ये भी था कि गंगाराम सर गंगाराम एक इतना बड़ा ब्रांड नेम है, बहुत कल बड़ा. को अगर वहाँ पे कुछ ऐसा ब्रीच होता है जी. तो इट विल बिकम अ न्यूज एंड दैट विल बी नॉट गुड फॉर मी एज ए person responsible for the technology security. जी, जी, जी. So I started strengthening from all the angles in the cyber security. So to start with, I paid attention to the endpoints. Then I started paying attention into the gateway, which are the basic things. Then I saw that emailing thing was not the appropriate solution which we were using. So I evaluated the email solution and I implemented the most secured email solution into the hospital. Thereafter, we started evaluating that, okay, endpoint is there, gateway is there. Then what is the most vulnerable thing in the system? So if you see, majority of the attacks are responsible from inside out. Inside out, yes. So for that purpose, we implemented the DNS security. So your endpoint is secured, your Secure. gateway is addressed, Yes. your umbrella is addressed. Then your email is secured. So these are the basics, I would say, for any organization, Absolutely. which you should be doing. Yeah. Then you should think about VPN access, Correct. IDM, identity access management. Yes, yes, yes. Then you see the encryption, data at rest, data Yes. in transition. जी. And then you need to make sure that all data which is getting transmitted in the form of day-to-day transactions
between one application to another application, or in the way of emailing. You need to make sure that email security is in place. You need to make sure that data which is getting transferred from one server to one desktop or one machine जी should be properly secured. From that very perspective, I made sure that and I made a decision, because we don't have much branches or we are not a multi-branch hospital. So I prefer that all applications should be in-house data In-house. center, so that at least my data in transit जी is not challenged. ओके Had I been having a multiple branches, I would have a different type of security Approach, solution, yes. different approach. And so from that perspective, I made it secured. And for that very purpose, we opted best solution in the firewall. जी We opted for the best solution into the email security or the endpoint security. These days you have all the EDR, MDR solutions available in the market where you are able to do it. Then from the team capability point of view, I felt that team doesn't have a bandwidth to monitor all these logs from the various security measures which you have Yes. taken, Yes. be it the firewall or the endpoints or Yeah. DNS. You need to put somebody or some expert, or you need to either develop in-house In-house. or outsource it जी from the monitoring of the logs. काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर Security. So we outsource the security operation centers. जी We implemented tools to monitor from the outside, tools to monitor all the vulnerabilities in the system, जी so that you are always aware that what is the vulnerability in the system, whether all the applications are properly patched, whether your systems are properly updated, जी whether the patch are properly happening or not happening. very very So important that is very important, that you have many solutions working in your organization, करेक्ट and every day you get one or other patch, जी and if that is not properly addressed or properly managed, there will be many exploits which can be targeted by the hackers out there. करेक्ट So this is how all the aspects, all the dimensions I try to patch up. But security is, at the end of day, is never 100%. नेवर 100% So you need to keep working consistently towards the security जी जी as you move on. नहीं मैं आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिक्योरिटी इज़ नेवर 100%. रादर इसमें जब हम लोग एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आईटी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हम देखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो रेस है अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स, वो इस बात के लिए है कि हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म को इतना स्ट्रांग कर पाएं कि वो हमें टाइम मिल जाए, हमें कितना टाइम और मिल सकता है कि जहां पे हम अपने जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो लेकर के अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें. सर उसमें मेरा थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट और भी है इन साइबर सिक्योरिटी. इन साइबर सिक्योरिटी देयर आर वेरी 2-3 डायमेंशंस जी, व्हिच जी. पीपल should think and consider. जी One is a good product. गुड प्रोडक्ट. यस Second is good team. बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही. Third is good partner. गुड पार्टनर. If you have a very good product and if you are not well informed, जी be it by the partner or the OEM, और जो ये this good product is useless for you. ये तो बहुत बड़ी लर्निंग है. मुझे लगता है हम लोगों को जितने भी लोग वॉच कर रहे Yeah. So, as I told you that, I am never 100%. हैं. So I need somebody to help me in the time of crisis, or other way around, keep me alert that this is the vulnerability, or this is the patch, or this is the upgrade जी in the fraternity or in the arena यस which you should consider. कंसिडर. So these are the things which you should always factor in. You may be having a very good product, but you are not able to evaluate its full capability or जी capacity. जी जी जी. This product is not for you then. So you need to have a good team inside and outside both sides. नहीं ये आपने बहुत अच्छी बात, क्योंकि इंडस्ट्री में आजकल ये चला है कि जो अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट जो बाकी दो फैक्टर आपने कहे कि प्रोडक्ट के बाद में क्या इंपॉर्टेंट है, OEM की सपोर्ट, पार्टनर की सपोर्ट, क्या वो आपको बेस्ट मिल रही है? Yeah. तो वो अगर बेस्ट नहीं है Yeah.
तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यस, वो आप उससे उसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। एग्जैक्टली। आप अपने आप को फिट और हेल्दी कैसे रखते हैं? इतना स्ट्रेस लाइफ में, इतना ट्रैवल, बट उसके अलावा आप बिल्कुल, मुझे तो लगता ही नहीं कि आप जो है, आपकी एज जो है वो 35 के अराउंड लगती है हेल्थ के पर्सपेक्टिव में, और हमेशा एनर्जी से भरपूर रहते हैं आप, कैसे? थैंक यू सो मच सुनील जी। 2-3 चीज़ें हैं उसके अंदर। एक मैंने जैसे कहा कि आप जब तक अपने पैशन पे फोकस करते हैं तो यू नेवर गेट एग्जॉस्टेड, सो दैट इज़ अ वन थिंग। सेकंड, आई follow some of the organization like mHealth etc, where they keep us engaged into the healthy activity. They keep on giving a target every day, 5 किलोमीटर चलो, 2 अच्छा। किलोमीटर दौड़ो, अच्छा, इस तरह की एक्सरसाइज करो। कभी वो एक्सरसाइज दे देते हैं कि आप माउंटेन क्लाइंबिंग करके वीडियो डालो हमारे को, क्या बात है, क्या कभी बात कहेंगे है। कि हमको जंप करके वीडियो डालो। तो वो काफी सारे projects- साइकिलिंग का भी देते हैं वो लोग। काफी सारे हाँ। काफी सारे सर हमारे challenges आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के हमको देता रहता है हम्म, टारगेट्स, और फॉलो करते हैं। तो उससे हम ये रहता है कि हेल्दी एक्टिविटी भी हो जाती है और एक लोगों के साथ में मिलना जुलना हो जाता है। और वो आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो शुरू से ही है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो है ही। तो वो तो और है ही नॉट है। ओनली दिस, mHealth हमको इन एक्टिविटीज के लिए कॉइन्स भी देता है, अरे वाह, पॉइंट्स भी देता क्या है। बात है, तो क्या बात हेल्दी है। भी बनो और कमाओ भी। कमाओ भी, तो तो ये तो बहुत अच्छी वो बात भी है। एक mHealth के साथ में बहुत अच्छी चीज है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा अपनी टंग को कंट्रोल करके रखना पड़ता है खाने पीने के लिए। डाइट। तो डाइट में मैं थोड़ा सा चूजी हूँ और कम खाता हूँ, ज्यादा ओह, पचाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत वो एक बढ़िया। चीज़ है। मेरा सेट ब्रेकफास्ट रहता है, लंच मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप हो जाता है, लेकिन काफ़ी कम करता हूँ। और सेम इज़ डिनर रहता है, वो बहुत लाइट करता हूँ मैं, कभी हैवी नहीं करता। अच्छा, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को यंग रखती हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खाएंगे बॉडी उसको उतना ज़्यादा डाइजेस्ट करने के अंदर एनर्जी वेस्ट करेगी, एंड यू लूज द लाइफ। सो मेरा थोड़ा सा मंत्रा ये है कि मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता। क्या बात है, क्या तो बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज वन थिंग। तो ये इसके अलावा मैं आपके साथ में एक रैपिड फायर हम जी। राउंड खेलेंगे। वह बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है। मुझे लगता है ऑडियंस को बड़ा मजा आएगा उस चीज जी। को देख करके, क्योंकि रैपिड फायर में कई बार बहुत सारी चीजें जो आदमी बोलना नहीं चाहता वो निकल जाती हैं, राइट। और हम चाहते हैं कि सच निकले यहाँ पर। जी। तो मैं आपसे अब शुरुआत करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर गो टू लीडरशिप स्टाइल? आई मीन, ऑप्शन ए इज ट्रांसफॉर्मेशनल, बी इज डेमोक्रेटिक, और अथॉरिटेटिव। डेमोक्रेटिक। Okay, fantastic. How do you prefer to start your day? Exercise, meditation, or reading? ऑल। All three of them. Yeah. Fantastic. Which quality do you value most in your team? Creativity, discipline, or collaboration? कोलैबोरेशन। Collaboration. If you had to pick one, which would you focus on? Vision, strategy, or execution? विजन। Fantastic. What's your favorite way to unwind? Reading a book, spending time with family, watching a movie, or fourth option is listening to music? स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। Fantastic. What's the key to great leadership? Communication, empathy, or decision making? कम्युनिकेशन। Communication. Your preferred method for learning new skills? Reading, hands-on experience, or networking with the experts? हैंड्स ऑन। Hands-on. Very good. If you could have any superpower for a day, what would it be? Invisibility, time travel, or mind reading? माइंड रीडिंग। Mind, okay. That's a good one. If you were stranded on a desert island, which one tech gadget would you bring? Smartphone, solar powered laptop, or VR headset? VR हेडसेट। VR headset. अब मैं लास्ट, अगर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने पड़े, इतने चैलेंजेस आपने, इतना डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो रहा, आपने वो जर्नी करी, तो अगर कोई मान लीजिए आपकी इस पूरी लाइफ के ऊपर अगर मान लीजिए कोई मूवी बने, तो उसका टाइटल आप क्या सोचते हैं कि टाइटल क्या होना चाहिए उस मूवी का? आई वुड से डोंट थिंक, कीप मूविंग। Fantastic. So nice of you, Arun. I mean, it थैंक यू was सो मच सुनील जी। pleasure talking to you. और मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस जो हम लोगों को सुन रही है इस स्टूडियो से, उनके लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल रहा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा, एंड आई एम श्योर मोटिवेशनल भी रहेगा. सो अरुण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर, एंड सिंस यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन ए हेल्दी डाइट, एंड दिस इज अ जेस्चर फ्रॉम आवर साइड टू यू, ऑल हेल्दी डाइट फॉर यू. Thank you very much. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.